आज के समय में ना कभी कभी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की ये पूरी दुनिया एक बेहद चमकदार और महंगी फैशन मैगजीन में बदल गई है। मतलब हर तस्वीर को इतना ज़्यादा फोटोशॉप किया गया है, हर वीडियो की लाइटिंग, कलर ग्रेडिंग इतनी ज़्यादा परफेक्ट है कि असल जिंदगी से उसका कोई लेना देना ही नहीं लगता। हाँ बिल्कुल। और सब कुछ इतना सधा हुआ और बेदाग होता है कि एक आम इंसान खुद को उस परफेक्शन के साथ जोड़ ही नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे हर किसी की जिंदगी किसी बड़े हॉलीवुड डायरेक्टर ने सेट की हो। एग्जैक्टली और इसी परफेक्शन की वजह से हम सभी को एक अजीब सी थकान होने लगी है। खैर, श्रोताओं का स्वागत है हमारे आज के इस विशेष गहन विश्लेषण में। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका आधार 21 अप्रैल 2026 को राजीव गुप्ता द्वारा लिखा गया एक लेख है। और उस लेख का शीर्षक है फ्लाइंग एसपीवी व्लॉग्स, द डिजिटल राइज ऑफ शिव प्रकाश विश्वकर्मा। बिल्कुल। तो जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये शायद किसी और आम इन्फ्लुएंसर की वायरल होने की कहानी होगी। लेकिन यार, ये मामला बिल्कुल अलग है। ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आने वाले एक ऐसे साधारण व्यक्ति की कहानी है जिसने डिजिटल दुनिया के सारे स्थापित नियमों को अपने ही तरीके से फिर से लिख दिया है। सही बात है। और सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक व्लॉगर की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे बिना महंगे उपकरणों के अपना ब्रांड खड़ा किया जा सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। आज के समय में जब हर कोई वायरल होने के लिए पीआर एजेंसियों और महंगे सेटअप का सहारा ले रहा है, तब 13 मार्च 1995 को जन्मे शिव प्रकाश विश्वकर्मा ने बिना किसी भारी भरकम बजट के अपनी पहचान कैसे बनाई, अपनी सादगी और स्थानीय कहानियों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार कैसे बना लिया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि शिव की कहानी हमें कंटेंट क्रिएशन के बिल्कुल बुनियादी नियमों की ओर वापस ले जाती है। मतलब अगर हम आसनसोल की बात करें तो हाँ, वो कोई बहुत बड़ा महानगर तो है नहीं। बिल्कुल, वो कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ हर दिन बड़े बड़े लाइफस्टाइल इवेंट्स होते हों। ये उद्योगों, अलग अलग संस्कृतियों और आम लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों का एक मिला जुला शहर है। और शिव के अंदर बचपन से ही इस स्थानीय माहौल को समझने की एक स्वाभाविक उत्सुकता थी। उनका ध्यान कभी भी उन दिखावती चीजों पर नहीं गया। लेख में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कैसे उन्होंने सड़क किनारे के दुकानदारों, स्थानीय भोजन और शहर की उन जगहों को कैमरे में कैद करना शुरू किया जिन्हें मतलब अक्सर आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और वो भी बिना किसी फैंसी गियर के। जो उनके पास था उसी से शुरुआत की। पर एक मिनट, यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब बिना अच्छे कैमरे और महंगे उपकरणों के व्लॉगिंग शुरू करना, ये तो वैसा ही है जैसे कोई बिना अवन और फैंसी बर्तनों के बेकरी खोलने का सपना देख रहा हो। सुनने में तो ये काफी जोखिम भरा लगता है ना। ये तो पूरी तरह से डिजिटल आत्महत्या जैसा लगता है। मेरा मतलब है, जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर उतर रहे हैं जहां लोग 4K ड्रोन शॉट्स और सिनेमाई लाइटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ एक सामान्य स्मार्टफोन के साथ शुरुआत करने से तो आप एल्गोरिदम की रेस में तुरंत ही बाहर हो जाएंगे। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। तो क्या संसाधनों की ये कमी उनके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट नहीं थी? देखिए, ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि तकनीक की कमी आपको पीछे धकेल देगी। लेकिन रचनात्मकता के मनोविज्ञान में ना, इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जाता है। कई बार सीमित संसाधन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो कैसे? जब आपके पास तकनीक का बहुत बड़ा सहारा नहीं होता, तो दर्शकों को बांधे रखने का पूरा दबाव आपकी कहानी और आपके कंटेंट पर आ जाता है। आपको पता है, आज के दर्शकों का दिमाग एक बहुत ही उन्नत एड ब्लॉकर की तरह काम करता है। अरे वाह, एड ब्लॉकर, ये काफी दिलचस्प तुलना है। हाँ, जब भी कोई दर्शक बहुत ज्यादा एडिट किया हुआ, पॉलिश किया हुआ और स्क्रिप्टेड वीडियो देखता है, तो उसके दिमाग का वो हिस्सा तुरंत सक्रिय हो जाता है जो विज्ञापनों को फिल्टर करता है। दिमाग को तुरंत ये सिग्नल मिलता है कि यहाँ मुझे कुछ बेचने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, तो मतलब हम परफेक्शन को विज्ञापन के साथ जोड़कर देखने लगे हैं। बिल्कुल सही। और शिव का कंटेंट इसके ठीक विपरीत काम करता है। जब उनका कैमरा थोड़ा हिल रहा होता है, जब फ्रेम के पीछे से सड़क के ट्रैफिक की असली आवाज आ रही होती है, वो जो बैकग्राउंड नॉइज होती है। एग्जैक्टली। और जब वे किसी स्थानीय चाय वाले या स्ट्रीट फूड वेंडर से बिल्कुल साधारण तरीके से बात कर रहे होते हैं, तो वो रॉनेस, वो कच्चापन दर्शकों के दिमाग के उस एड ब्लॉकर को चकमा दे देता है। ओह, अब मैं समझा। तो वो वीडियो किसी मार्केटिंग अभियान का हिस्सा नहीं लगता। हाँ, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आपके किसी पुराने दोस्त ने आपको व्हाट्सएप पर अपने शहर का कोई वीडियो भेजा हो। संसाधनों की कमी ने वास्तव में शिव को उस परफेक्शन के जाल में फंसने से बचा लिया
जो अक्सर नए क्रिएटर्स को उनकी असलियत से दूर कर देता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि परफेक्शन का दबाव ना होना ही उनके लिए एक वरदान बन गया। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा वरदान। लेकिन देखिए, सादगी और रॉ कंटेंट होना केवल कहानी का एक हिस्सा है। इसे लाखों लोगों तक पहुंचाना एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल है आज के समय में। क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स किसी भावना या असलियत को तो समझते नहीं है। वे पूरी तरह से डेटा, कोड्स और एल्गोरिथम पर चलते हैं। राजीव गुप्ता का लेख स्पष्ट करता है कि फ्लाइंग एसपीवी व्लॉग्स की शुरुआत इन्हीं प्लेटफॉर्म से हुई थी। और शुरुआत में उन्हें कोई खास तवज्जो भी नहीं मिली थी। वही तो, उनका विकास बहुत धीमा था। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम किसी महंगे और एक्सक्लूसिव क्लब के उस सख्त बाउंसर की तरह है जो सिर्फ उन वीआईपी लोगों को अंदर जाने देता है जिनके पास महंगे कपड़े और चमक दमक है, मतलब हाई प्रोडक्शन वैल्यू। बहुत सटीक उदाहरण है ये। तो मेरा सवाल ये है कि शिव की सादगी इस बाउंसर को पार करके लोगों की फीट तक कैसे पहुंची? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इसी मोड़ पर आकर ज्यादातर क्रिएटर्स हार मान लेते हैं। एल्गोरिथम वास्तव में उस बाउंसर की तरह ही है, लेकिन वो सिर्फ कपड़े नहीं देखता। अच्छा, तो वो और क्या देखता है? वो यह भी देखता है कि क्लब के अंदर मौजूद लोग किसके साथ सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं। इसे तकनीकी भाषा में ऑडियंस रिटेंशन कहा जाता है। शुरुआत में धीमा विकास होना तय था, क्योंकि जब तक एल्गोरिथम के पास पर्याप्त डेटा नहीं होता, वो कंटेंट को आगे नहीं बढ़ाता। राइट, उसे समझने में समय लगता है। हाँ, लेकिन शिव ने यहाँ जो किया वो उनकी गहरी विश्लेषणात्मक क्षमता को दर्शाता है। जो ट्रिक एक दिन काम करती है वो दूसरे दिन फ्लॉप हो सकती है। तो शिव ने हार मानने के बजाय लगातार प्रयोग किए। मतलब किस तरह के प्रयोग? क्योंकि अगर आप लगातार एल्गोरिथम के बदलते नियमों के हिसाब से अपने कंटेंट को बदलते रहेंगे तो क्या आप अपनी मूल पहचान नहीं खो देंगे? यही तो डर होता है सबसे बड़ा, है ना? अगर हर दिन कोई नया ट्रेंड हावी हो रहा है और आप बस उसे फॉलो कर रहे हैं तो आप अपनी ऑथेंटिसिटी कैसे बचा सकते हैं? क्या ट्रेंड्स की अनदेखी करना गलत है, या फिर हर ट्रेंड के पीछे भागना आपको सिर्फ एक और कॉपीकैट बना देता है? यहीं पर शिव की स्ट्रैटेजी बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो जाती है। उन्होंने ट्रेंड्स की अंधी नकल कभी नहीं की, बल्कि उन्होंने ट्रेंड्स के पीछे काम करने वाले मैकेनिज्म को समझा। मतलब उसके पीछे के विज्ञान को। बिल्कुल। उदाहरण के लिए उन्हें ये समझ आ गया कि सोशल मीडिया पर लोग बहुत तेजी से स्क्रॉल करते हैं, इसलिए किसी भी वीडियो के शुरुआती 3 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप उन 3 सेकंड में दर्शक को नहीं रोक पाए तो वो आगे बढ़ जाएगा। हाँ, अटेंशन स्पैन तो आजकल वैसे भी बहुत कम हो गया है। सही कहा। तो शिव ने अपनी वीडियो की गति में, मतलब पेसिंग में कुछ बदलाव किए। उन्होंने शुरुआत में कोई ऐसा दिलचस्प दृश्य या स्थानीय संदर्भ रखा जो तुरंत ध्यान खींचे, लेकिन एक बार जब दर्शक रुक गया तो वीडियो का बाकी हिस्सा उसी शांत, प्रामाणिक और स्थानीय कहानी कहने के अंदाज में रखा गया। ओह वाओ! यानी उन्होंने सिर्फ लिफाफा बदला, लेकिन उसके अंदर की चिट्ठी उनकी अपनी ही थी। एग्जैक्टली, बहुत खूब कहा आपने। उन्होंने पैकेजिंग को थोड़ा आकर्षक बनाया ताकि एल्गोरिथम का बाउंसर उन्हें अंदर जाने दें, लेकिन एक बार जब ये लोगों के सामने पहुंचे तो उन्होंने कोई बनावटी ड्रामा नहीं किया। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये, और इसी चीज ने उनकी सफलता को एक बहुत ही ठोस आधार दिया। देखिए, रातों रात वायरल होना और फिर गायब हो जाना बहुत आम बात है इंटरनेट पर। हाँ, हम रोज ऐसे कितने ही लोगों को देखते हैं। लेकिन निरंतरता बनाए रखना और अपने डेटा से सीखते हुए अपने मूल स्वरूप को बचाए रखना ही असल चुनौती है। शिव ने अलग अलग फॉर्मेट्स के साथ जो प्रयोग किए वे सिर्फ तुक्के नहीं थे। वे बाकायदा रिसर्च कर रहे थे। हाँ, वे इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि उनके दर्शक किस तरह के रॉ कंटेंट पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके व्यूज लाखों में पहुंचने लगे। लेकिन अब हम इस चर्चा के उस पड़ाव पर आते हैं जो मुझे लगता है कि आज के डिजिटल परिदृश्य में सबसे कम समझा जाता है। आप मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। एक क्रिएटर के तौर पर जब आपको लाखों व्यूज मिलने लगते हैं तो पहली नजर में वो सफलता का शिखर लगता है, लेकिन असल सवाल ये है कि इन व्यूज के बाद क्या? हाँ, क्योंकि सिर्फ व्यूज से घर तो नहीं चलता। वही तो, क्योंकि आसनसोल जैसे टियर 2 शहर में बैठे किसी क्रिएटर के लिए 50 लाख व्यूज का मतलब ये नहीं है कि सीधे तौर पर उनके बैंक खाते में पैसे बरसने लगेंगे। केवल वीडियो वायरल होना किसी को लंबे समय तक प्रासंगिक नहीं बना रख सकता।
तो लेख के अनुसार शिव ने इस प्रभाव को एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में कैसे बदला? ये इस पूरी केस स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब व्यूज लाखों में पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहला बदलाव ये होता है कि आपका दर्शक वर्ग आप पर एक गहरा विश्वास कायम कर चुका होता है। विश्वास, जो कि सबसे कीमती चीज है। बिल्कुल। शिव के मामले में वे अब केवल इंटरनेट पर वीडियो डालने वाले एक व्यक्ति नहीं रह गए थे। स्थानीय व्यवसायों, छोटे दुकानदारों और रेस्टोरेंट मालिकों ने इस बात को पहचाना कि शिव की आवाज में एक लोकल अथॉरिटी है। लोग उनकी बात मानते हैं। हाँ, देखिए, बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स के पास मार्केटिंग के लिए करोड़ों का बजट होता है, लेकिन एक छोटे शहर के दुकानदार के पास अपने ही शहर के लोगों तक पहुंचने का कोई प्रभावी और सस्ता माध्यम नहीं होता। शिव ने एक तरह से उस खाई को पाटने का काम किया। एग्जैक्टली। वे एक डिजिटल पार्टनर बन गए। लेकिन यहाँ एक और चुनौती आती है। जब कोई क्रिएटर अचानक से स्थानीय दुकानों का प्रचार करने लगता है, तो अक्सर दर्शक उसे बिकाऊ मान लेते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि अब ये सिर्फ पैसे छाप रहा है। सही बात है। ऐसा लगने लगता है जैसे अब वे सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो शिव ने अपनी वो रॉनेस और ईमानदारी कैसे बचाए रखी जब वे इन स्थानीय व्यवसायों के साथ सहयोग कर रहे थे? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो शिव ने पारंपरिक विज्ञापन का तरीका बिल्कुल नहीं अपनाया। उन्होंने एक ऐसा माइक्रो इकोसिस्टम बनाया जहां विज्ञापन भी एक कहानी का ही हिस्सा बन गया। मतलब उन्होंने सीधे सीधे प्रोडक्ट नहीं बेचा? नहीं, वे किसी दुकान पर जाकर ये नहीं कहते थे कि यहाँ से सामान खरीदें, आपको छूट मिलेगी। इसके बजाय वे उस छोटे उद्यमी की यात्रा, उसके संघर्ष और उस व्यापार के पीछे की मेहनत को अपने वीडियो का केंद्र बनाते थे। तो फोकस इंसान पर था, प्रोडक्ट पर नहीं। इतनी वाकई कमाल की है। उन्होंने अपनी कहानी कहने की कला को ही अपना उत्पाद बना लिया। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जो सिर्फ अपने शौक के लिए शहर की गलियों में घूमता था, वो अचानक से पूरे शहर का सबसे भरोसेमंद गाइड बन गया हो। और इस पूरी प्रक्रिया को एक पेशेवर ढांचा देने के लिए उनकी वेबसाइट flyingspvvlogs.in का निर्माण एक बहुत ही रणनीतिक कदम लगता है मुझे। हाँ, वेबसाइट का होना बहुत जरूरी था उनके लिए। ये उन्हें सिर्फ एक सोशल मीडिया पेज से आगे बढ़ाकर एक प्रमाणिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करता है। बिल्कुल, वेबसाइट का होना उनके उस डिजिटल पार्टनर वाले स्वरूप को पुख्ता करता है। ये स्थानीय व्यवसायों को ये संदेश देता है कि वो एक गंभीर और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं। सही बात है। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक बहुत ही परिपक्व मॉडल है, जो हमें सिखाता है कि प्रभाव का इस्तेमाल सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के समुदाय की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी किया जा सकता है। और जो चीज इस पूरे मॉडल को चलाने के लिए चाहिए वो है पर्दे के पीछे की बेतहाशा मेहनत। लेख में शिव की दैनिक दिनचर्या का जो जिक्र है, वो उस भ्रम को तोड़ता है जो अक्सर लोगों के दिमाग में होता है। हाँ, लोगों को लगता है व्लॉगिंग बहुत आसान काम है। वही तो, हम अक्सर सोचते हैं कि व्लॉगिंग का मतलब है बस सुबह उठना, कैमरा चालू करना, कुछ अच्छा खाना, घूमना और मशहूर हो जाना। लेकिन फ्लाइंग एसपीवी व्लॉग्स का संचालन करना किसी भी फुल टाइम स्टार्टअप को चलाने से कम नहीं है। ये एक बहुत ही थका देने वाली प्रक्रिया है। इसे क्रिएटर बर्नआउट कहा जाता है इंडस्ट्री में। जब आप एक वन मैन आर्मी होते हैं, मतलब सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। हाँ, यानी आप ही प्लानिंग कर रहे हैं, आप ही शहर के अलग अलग हिस्सों में जाके शूटिंग कर रहे हैं, फिर घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर वीडियो एडिट कर रहे हैं और उसके बाद हजारों कमेंट्स और संदेशों का जवाब देकर अपनी कम्युनिटी को भी मैनेज कर रहे हैं। उफ, ये तो बहुत ज्यादा काम है। तो ऐसे में मानसिक रूप से थक जाना बहुत स्वाभाविक है। तो मेरा सवाल ये है कि वो इस बर्नआउट से खुद को कैसे बचाते हैं, क्योंकि इस तरह के दबाव में काम करते हुए अक्सर क्रिएटर्स अपने कंटेंट की गुणवत्ता से समझौता कर लेते हैं। हाँ, या फिर बस एल्गोरिथम के लिए आसान वीडियो बनाने लगते हैं। एग्जैक्टली। तो उनका काम करने का ऐसा कौन सा तरीका है जो उन्हें अब तक इस खेल में बनाए हुए हैं? उनका बचाव उनकी खुद की लीडरशिप शैली और उनके भविष्य के विजन में छुपा है। उनका फोकस पूरी तरह से अपने दर्शकों को वैल्यू देने पर केंद्रित है। लेख में शिव का एक बहुत ही शानदार कोट दिया गया है, जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का सार हो सकता है। क्या है वो कोट? वे कहते हैं, निरंतर रहें, अपने दर्शकों को समझें और केवल नंबरों के पीछे भागने की बजाय प्रामाणिक कंटेंट बनाने पर ध्यान दें। वाह, केवल नंबरों के पीछे भागने के बजाय प्रामाणिक कंटेंट, बहुत गहरी बात है। हाँ, जब एक क्रिएटर अपना ध्यान सिर्फ इस बात से हटा लेता है कि आज मुझे कितने व्यूज मिले और इस बात पर लगाता है कि क्या आज मैंने अपने दर्शकों को कुछ असली दिखाया, तो वो बर्नआउट से काफी हद तक बच जाता है। क्योंकि तब काम में एक मतलब दिखने लगता है। बिल्कुल।
उनका लक्ष्य अब सिर्फ नए वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि नए फॉर्मेट्स खोजना और फ्लाइंग एसपीवी व्लॉग्स को एक ऐसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करना है जो लंबे समय तक लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ सके। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें और ये सोचें कि आज कोई भी इंसान जो अपना कोई ब्रांड, स्टार्टअप या डिजिटल सफ़र शुरू करना चाहता है, वो इस कहानी से क्या ले सकता है? मुझे लगता है कि यहाँ 3 बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष सामने आते हैं। हाँ, बताइए। पहला, एल्गोरिदम भले ही कितनी तेजी से बदले, निरंतरता हमेशा रातों रात की सफलता को मात देती है। दूसरा, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी की नकल कर रहा है, आपकी प्रामाणिकता ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। बिल्कुल सही। और तीसरा, केवल व्यूज जुटाना कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। आपको उस प्रभाव को अपने स्थानीय समुदाय के लिए किसी तरह की वैल्यू में बदलना होगा, जैसे शिव ने एक डिजिटल पार्टनर बनकर किया। और इसके साथ ना मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सीमित संसाधनों को कभी भी अपने सपनों के आड़े नहीं आने देना चाहिए। हाँ, संसाधनों का रोना नहीं रोना चाहिए। एग्जैक्टली। जो आपके पास है उसी से शुरू करें। तकनीक आपकी कहानी को बेहतर बना सकती है, लेकिन वो कभी भी एक खराब कहानी को छिपा नहीं सकती। अनुकूलन यानी अडेप्टेबिलिटी और धैर्य, यही 2 चीजें हैं जो इस डिजिटल भूल भुलैया में आपको लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती हैं। बिल्कुल। और देखिए, ज्ञान केवल तभी उपयोगी है जब हम उसे समझें और अपने काम में लागू करें। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगा श्रोताओं के लिए। क्या विचार है? हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे सोशल मीडिया एक बहुत ही चमकदार और बनावटी मैगजीन बन गया है और कैसे असलियत ही आज के समय में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। अब जरा गहराई से कल्पना कीजिए। अच्छा, अगर कल सुबह ऐसा हो कि सोशल मीडिया के सारे एल्गोरिदम पूरी तरह से काम करना बंद कर दें, मतलब कोई भी ऐसा ट्रेंडिंग पेज ना बचे जो रातों रात किसी को मशहूर कर सके, और हैशटैग्स या वायरल ट्रिक्स काम करना बंद कर दें। ये तो बहुत डरावना ख्याल है क्रिएटर्स के लिए, है ना? तो सवाल ये है कि क्या इंटरनेट पर आज जो कंटेंट बन रहा है वो इतना असली और मजबूत है कि लोग खुद उसे ढूंढते हुए आएंगे? क्या वो काम इस लायक है कि बिना किसी एल्गोरिदम के धक्के के वो अपनी प्रामाणिकता के दम पर जिंदा रह सके? ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जिस पर सबको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि यही असली परीक्षा है किसी भी क्रिएटर की। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अपनी डिजिटल उपस्थिति के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस विशेष और गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा सभी के लिए उपयोगी रही होगी। स्रोत और उसमें छिपी रणनीतियां दोनों ही बेहद विचारणीय रहे। सुनने के लिए